बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं ख़बरों की जानिब जाऊँ, एक इशू है छोटा सा, और मुझे कुछ दोस्तों ने भेजा सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप जो है वो वायरल हुआ था। उसमें शहबाज गिल साहब, वजाहत खान साहब और मुईद पीरज़ादा साहब और साबिर शाकिर साहब, ये चारों लोग एक प्रोग्राम करते हैं और ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा होता है, 1-1.5 घंटे का। तो पूरा तो मैं कभी देख नहीं पाता हूँ, तो इसके क्लिप्स ही मैं देखता हूँ। तो ये अक्सर प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर मेरे बारे में कोई गिला शिकवा किया इन्होंने और ये कहा कि इमरान रियाज ने आवाज़ नहीं उठाई और बात नहीं की इस बारे में। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली थोड़े दिन पहले एक केस बना था, इन लोगों के बारे में एक खबर आई थी, और वो खबर ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच कर दिया गया है या ज़ब्त कर लिया गया है सहाफ़ियों की, जिनमें साबिर शाकिर साहब शामिल हैं, जिनमें मुईद पीरज़ादा साहब शामिल हैं, जिनमें वजाहत खान साहब शामिल हैं, और उनके अलावा कुछ और रिटायर फ़ौजी हैं, कुछ और लोग भी हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त किया गया था और ये खबर चली थी थोड़े दिन पहले, और उस पर क्योंकि मैंने बात नहीं की और मैंने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, तो उसका वहाँ से वो गिला शुरू हुआ कि मैंने क्यों नहीं उसके ऊपर बात की। हालांकि इन लोगों ने बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई मेरे हक़ में। जब मैं गायब था तब भी बड़ी आवाज़ उठाई, जब मैं गिरफ़्तार हुआ तब बड़ी आवाज़ उठाई। और मुईद पीरज़ादा साहब का तो एक बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे। जब मैं पहली मरतबा गिरफ़्तार हुआ तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त, वो भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और जब मैं गायब किया गया उस वक्त मुईद पीरज़ादा साहब क्या कर रहे थे, मैं एक एक चीज़ से आगाह हूँ। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया और मेरी मुईद पीरज़ादा साहब से बात भी हुई। तो एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि जो गिला है ना वो बिल्कुल जायज़ है। जो गिला वजाहत खान साहब ने किया और जो गिला मुईद पीरज़ादा साहब ने किया, उन दोनों का गिला बिल्कुल जायज़ है। पहले तो ये बात क्लियर कर दें, उसके बाद मैं अगली बात बताता हूँ कि मैंने इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं किया या इसके ऊपर बात क्यों नहीं की। उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह क्या है, मैं जिस दिन ये खबर आई, आज से 1 हफ़्ता पहले की बात है, और हम कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, वहाँ ये बात हो रही थी। और जब खबर आई तो फिर मैंने कहा इसको घास ही नहीं डालनी चाहिए। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब आपको इस किस्म की तकलीफ़ दी जाती है ना, तो उसके बाद फिर आपका रिएक्शन देखा जाता है कि आपका रिएक्शन क्या है, आप कितना परेशान हुए उस चीज़ से। तो ऐसी चीज़ों को घास डालनी नहीं चाहिए और इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ये लोग इंशाल्लाह अपने मुल्क वापस आएंगे। पाकिस्तान में जब वापस उतरेंगे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये लोग जाएंगे और इसी मुल्क के अंदर इनको इनकी ये प्रॉपर्टीज़ वापस भी मिलेंगी। और आप सब गवाह रहिएगा, मैं जब इनको एयरपोर्ट पर आप लोगों के साथ जाकर रिसीव करूँगा, या जब ये लोग पाकिस्तान पहुंचेंगे और जब ये लोग अपने घरों में जाएंगे, तो इन्हीं घरों के अंदर जाएंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज जब्त हो गई हैं। ये चलता नहीं होता मामला, इससे पहले बहुत सारे लोगों की हुई है। नवाज शरीफ की भी की गई थी एक दौर में, प्रॉपर्टीज जब्त हो गई, फलां की हो गई, उसकी भी हो गई, इसाक डार की भी हो गई। वो सारे अपनी उन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। तो ये सहाफ़ियों के साथ इतना बड़ा जुल्म जो है वो नहीं हो सकता। मैंने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ। मैंने ये बात कभी करनी नहीं थी, जिंदगी में कभी नहीं करनी थी, लेकिन आज मजबूरन मैं आपको कर रहा हूँ। कई महीने हो गए हैं मेरे अकाउंट्स बंद हैं पाकिस्तान में और उनके अंदर पैसे भी हैं। तो ये है तो प्रॉब्लम वाला मामला ना, इससे मुश्किल पैदा होती है। लेकिन मैंने कभी इसका तज़किरा भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं इसके ऊपर बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिसने भी मेरे अकाउंट बंद करवाए हैं, मैं चाहता हूँ उसको ठेंगा दिखाना कि एल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इस पर बात ही नहीं करता। आपने देखा होगा कि मेरे साथ कुछ भी हो, मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मारकुटाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, गायब हो जाऊं, वापस आऊं, डायरेक्ट अपना काम शुरू करता हूं। इधर उधर की ज़्यादा वो पुरानी बातें मैं वो करता ही नहीं हूं। गिलो शिकवों में फंस के, अपनी तकलीफ बता के, रोना पिटना डाल के, ये सारा कुछ करके आप अपनी कमज़ोरी शो करते हैं। तो मैं कहता हूँ इसको घास ही ना डालो, अपने काम के ऊपर फोकस रखो, जो काम आप कर रहे हैं। तो मैंने एक्चुअली ये सोचा कि इसको घास ही नहीं डालते। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ जा रही हैं? ना इससे पहले किसी की गायब हुई है, ना अभी होंगी। और मैं इसको कानूनी तौर पे भी ठीक नहीं समझता, और मैं इसको इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं समझता, किसी लिहाज से मैं इसको ठीक नहीं समझता। लेकिन इसको घास सिर्फ इसलिए नहीं डाली, या इस खबर को मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं नहीं चाहता था कि ये फील जाए कि हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुईद भाई और साबिर भाई और बाकी जो दोस्त वहाँ मौजूद हैं, वजाहत खान साहब वगैरह, मैं समझ सकता हूँ वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। यानी उनकी तकलीफ़ का पाकिस्तान में रह के अंदाज़ा करना भी शायद आसान नहीं है। साबिर शाकिर साहब ने वहाँ ये कहा कि जो लोग पाकिस्तान में हैं वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। देखिए, पाकिस्तान में रह के अगर कोई प्रेशर है ना कि किसी चीज़ पे बात नहीं करनी, तो वो सिर्फ एक चीज़ पे है कि इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं देना,
इमरान खान पे बात नहीं करनी। तो जब मैं पहले दिन से उस पर बात कर रहा हूँ तो फिर मोहित पीरजादा साहब पे या बाकियों पे बात करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं जब चाहूँ जितनी चाहूँ इसके बारे में बात कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि इसको अहमियत ही ना दी जाए, बस और कुछ नहीं था। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, कुलीग हैं, जिनके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं, उनके दिमाग में ये था कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। वैसे वो मुझे फ़ोन करके कह सकते थे, मैंने भी उनको बहुत फ़ोन किया। शहबाज गिल साहब से तो मेरी बात हो गई है और साबिर शाकिर साहब से भी बात हो गई है, लेकिन मोहित भाई ने और वजाहत खान साहब ने, दोनों भाइयों ने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया। उम्मीद है उनसे भी मेरी बात हो जाएगी, तो मैं उनसे पर्सनली भी माजरत कर लूँगा कि अगर आपका दिल दुखा है कि मैंने इस पर बात नहीं की, तो मैं ये सोच रहा था इसलिए मैंने नहीं की, और अगर आप चाहते थे मैं करूँ, आप मुझे कह देते मैं कर देता इसके ऊपर बात। और मैं अब कर देता हूँ कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और गलत है, और ये नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी। और आप लोग इन्हीं घरों में वापस आएंगे इंशाल्लाह। आपकी तकलीफ जो ना, अपने घर से दूर होना, अपने लोगों से दूर होना, अपने मुल्क से बाहर चले जाना, एक जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारना, ये आसान नहीं होता। मैं आपके चेहरों पे आपकी तकलीफ़ महसूस करता हूँ, उस स्ट्रेस को मैं फ़ील कर सकता हूँ जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हैं। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है पाकिस्तानियों से कि इस मुश्किल वक्त के ख़त्म होने के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, जिनमें मैं यानी साबिर शाकिर साहब से जब भी बात करता हूँ तो उनके लहजे में मुझे तकलीफ़ महसूस होती है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। अरशद शरीफ साहब ने जब बात की अपने आखिरी दिनों में अपनी शहादत से पहले, तो वो मैं नाम ले लेता हूँ, काशिफ अब्बासी साहब से वो बात कर रहे थे, कुछ और दोस्तों से भी उनकी ऐसी ही बात हुई, मेरे से भी उनकी बात हुई थी, तो वो वापस आना चाहते थे। उनकी अहलिया ने मुझे ये बताया कि अरशद हर हाल पाकिस्तान वापस आना चाहते थे, उनका दिल नहीं लग रहा था। तो इसी तरह मेरे ये बाकी दोस्त भी हैं ना, ये भी वही सहाफ़ी हैं, उसी तरह पाकिस्तान से गए हुए जिस तरह अरशद शरीफ साहब गए हुए थे। तो मेरी नेक तमन्नाएँ भी इनके साथ हैं, मेरी दुआएँ भी इनके साथ हैं, और मेरी सपोर्ट भी इनके साथ है। और ये चीज़ मैं नहीं बोल पाया, उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक था कि मेरा इस पर सोचने का एंगल थोड़ा मुख्तलिफ था। मैं अपने मामले में भी कभी ज़्यादा नहीं बोलता, बेशुमार चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जो दुनिया को पता ही नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाहता। अपनी कमज़ोरी मैंने कई दफ़ा पहले कहा कि मैं कमज़ोरी शो ही नहीं करना चाहता। दफ़ा करें, आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। फोकस अपने मेन काम के ऊपर रहना चाहिए, अपने मेन मिशन के ऊपर रहना चाहिए कि ये मिशन है कि मेरे मुल्क के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होंगे, अवाम के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल बहाली होनी चाहिए, आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलना चाहिए। ये है जी फोकस, और इससे दूर नहीं हटना चाहिए। छोटी मोटी तकलीफ़ें आती रहती हैं, लेकिन मैं फिर एक मरतबा, बार बार मैंने कहा, मैं फिर एक मुझे इस बात का एहसास है। मैं जब अगवा हो गया और वापस आया, तो मेरे घर वालों ने जिन लोगों से मेरी सबसे पहले बात करवाई, उनमें से एक मोहित पीरजादा साहब हैं, और वजाहत भाई साहब से भी बात करवाई। और इन लोगों से इसलिए बात करवाई कि इन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी। मैंने बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों से मुलाकातें की और बातें की जिनके मेरे नज़रियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया। अभी तक बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। कल एक डॉक्टर साहब हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैंने उनका कल शुक्रिया अदा किया। मैं उससे पहले उनसे बात ही नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। तो इसी तरह बहुत सारे लोग और ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई, जोर लगाया, और मैं आज तक उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। इन लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कहा था, वजाहत खान साहब ने और मोहित पीरजादा साहब ने, कि तू बता हम तेरे लिए और क्या कर सकते हैं भाई, आप वापस तो आ गए हैं, आपकी हालत बहुत बुरी है। और मैं इनका दर्द इनकी आवाज़ से महसूस कर रहा था। तो ये मुझे कह रहे थे हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं, बताओ, कुछ भी हम आपके लिए कर सकते हैं तो बताओ, हम हाजिर हैं। हम आपको अमेरिका ले जाते हैं, हम आपको यूरोप ले जाते हैं, हम आपको यहाँ से निकालते हैं, हम दुनिया में जाके आवाज़ उठाते हैं। तो मैंने इनसे कहा जी मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही छोड़ दें। उस वक्त मुझे थोड़े इशूज़ थे, तो मैंने इनसे ये उस वक्त दरख्वास्त की थी, लेकिन उनकी नीयत उस वक्त भी मेरी मदद करने की थी। और मुझे पता है कि आइंदा अगर कभी मेरे ऊपर कोई मुश्किल आएगी तो सबसे पहले यही लोग आवाज़ उठाएंगे, और हम ही एक दूसरे का सहारा है। मेरे सोचने का थोड़ा एंगल फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ा लंबा वक्त ले लिया मैंने इसके ऊपर। अब आ जाए बाकी खबरों की तरफ नाज़रीन। जो रूटीन की खबरें, उनमें सबसे पहले जो मखसूस नशस्तों का केस है, उसके ऊपर एक लंबी डेट है 9 तारीख तक की, मंगल वाले दिन सुना जाएगा, नेक्स्ट वीक में ये केस, और तब पता चलेगा ये केस किस तरफ बढ़ता है। लेकिन चंद चीज़ें बड़ी अहम इस केस के अंदर कल की समाअत के अंदर हुई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, उसके पास तो किसी बात का अब जवाब ऐसा लगता है मौजूद नहीं है। और अदालत ने क्लियरली ये कह दिया है कि मखसूस नशस्तें, ये जो इनका केस है, इसमें साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की है। देखिए, इस एक नुक्ते पे ये पूरा फैसला खड़ा, ये पूरा केस खड़ा।
कि काजी फायद ईसा साहब ने बल्ला छीना। मेरी नज़र में, बहुत सारे सहाफ़ियों की नज़र में और बहुत सारे जजेस की, वकला की नज़र में, उनकी नज़र में ये जो है वो एक स्याह फैसला है, ये सही फैसला नहीं है और ये फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए था जिस उजलत में ये फैसला किया गया। एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि करोड़ों वोटर्स को नुकसान पहुंचाया गया। अब ये एक तो फैसला ही गलत, दूसरा उसकी तशरीह भी गलत कि फैसले में सिर्फ ये था कि जी बल्ला सिर्फ लेना है इनसे, वो तशरीह में जी पार्टी फारग कर दीजिए, आज़ाद उम्मीदवार हैं आप आज के बाद, और दूसरी पार्टी की ज्वाइनिंग भी बंद करवा दी और सारों को आज़ाद छोड़ दिया मैदान के अंदर। तो ये सज़ा पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिली है। मखसूस नशस्तों वाला केस अभी आगे बढ़ेगा। इसमें एक बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स थे कल की समात में जिससे ये पता चल रहा है कि ये केस हुकूमत के लिए अभी तक तो मुश्किल है। अगर वो मैनेज करना भी चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो अभी तक शायद मैनेज कर नहीं पाए और अभी काफ़ी दिन का टाइम है। हो सकता है इस एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट हो जाए, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की बुनियाद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है। सवाल यह है कि आज़ाद अरकान कहाँ से आए? इलेक्शन कमीशन के नुक्स के सबब ऐसा हुआ है। असल मसला इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। अगर मुतबादल तरीके मौजूद हैं तो दुरुस्तगी होनी चाहिए, यानी इसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए, तो फिर तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। यानी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब इतनी बड़ी ज्यादती हो जाए तो फिर तो आपको दोबारा इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम सवाल उठाया जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है पार्टी, वो पार्लिमानी जमात है या नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा कि पार्लिमानी जमात है या नहीं। और जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि एक जमात की पार्लिमानी पार्टी हैसियत तस्लीम किए जाने से कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर फैसल सिद्दीकी जो वकील हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन पेश कर दिया, तो सारी सूरत हाल तब्दील हो गई। उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन है और ये इलेक्शन कमीशन ने इसको पार्लिमानी पार्टी माना हुआ है और ये सारे बंदे इसके अंदर शामिल हुए हैं और ये जरताज गुल वजीर साहबा का नोटिफिकेशन है जिसपे वो पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर हो गई है और इसके ऊपर सबने तौसीह भी कर दी है, मौजूदा हुकूमत ने भी कर दी, स्पीकर ने भी कर दी। लिहाजा ये जो है ना वो हलफ के बाद पार्लिमान के अंदर के मामले स्पीकर कौमी असम्बली देखते हैं, उन्होंने भी कर दिया है। और एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी सियासी जमात ही नहीं मान रहा, दूसरी तरफ उसकी अपनी पार्लिमानी पार्टी भी है और उसकी पार्लिमानी लीडर भी है जिसको बाकायदा तस्लीम कर दिया गया है। तो यहां आकर एक मरतबा फिर सारे फंस गए और फिर एक हफ्ते की डेट आ गई। अब देखते हैं कि एक हफ्ते के बाद होगा क्या। नाज़रीन, मरियम नवाज की जो सीट है वो अपनी भी आपको पता है फार्म 47 के ऊपर है मुबैना तौर पे, और वहां से महर शराफत अली ने मरियम नवाज को इलेक्शन हराया था। महर शराफत अली ने केस कर दिया है और मामला ट्रिब्यूनल में चला गया है और ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज से जो है वो मांगा था रिकॉर्ड कि आप फार्म 45 का रिकॉर्ड पूरा लेकर आएँ, लेकिन अब रिकॉर्ड नहीं लाया गया। तो जुलाई के आखिरी हफ्ते तक रिकॉर्ड लाने की मोहलत दे दी है हाई कोर्ट ने। तो जुलाई भी अभी शुरू हो गया और ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो फार्म 45 लाने पड़ेंगे। अब वो फार्म 45 महर शराफत के पास मौजूद फार्म 45 के साथ और बाकी जमातों के पास मौजूद फार्म 45 के साथ कैसे मैच करेंगे, ये है जी एक बड़ा सवाल। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जब फार्म 45 लेकर आएगा, और दूसरा जहां पे टेम्परिंग होगी, जहां पे उनको छेड़छाड़ की जाएगी, तो वो मामला भी पकड़ा जाएगा। लिहाजा ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि अगर वज़ीर आला पंजाब ही अपनी सीट से फारिग हो जाती हैं तो फिर एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद के अंदर ट्रिब्यूनल केस सुन रहा था, वहां पे एक पटिशन को जल्द समात मुकर्रर करने के लिए दायर किया गया कि जो NA 47 और 48 है इस्लामाबाद के, उनकी समात जल्द की जाए। तो फिर अब उसकी 8 जुलाई को समात होने वाली है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी साहब को और राजा खुर्रम नवाज को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। और ट्रिब्यूनल वही है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी आइंदा समात पर तलब कर दिया है। और शुएब शाहीन और अली बुखारी इसमें पटिशनर हैं और ये दोनों को 50-50 हज़ार की लीड से इलेक्शन जीते हुए हैं। तो इस्लामाबाद वाली सीटें, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले जिन सीटों के ऊपर फैसले आ जाएंगे वो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें होंगी और वो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर रास्ता खोलेंगी कि आगे जाकर ट्रिब्यूनल किस तरह के फैसले करते हैं। नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का जो पर्सनल डाटा है उसको लीक किया गया था सोशल मीडिया पे और एक कंपेन चलाई गई थी बड़ी खौफनाक किस्म की। हम सारे ही जानते हैं वो कौन से अकाउंट्स हैं और कहाँ से डील होते हैं। एक लाहौरी ग्रुप का तस्करा होता है कि वहाँ से ये चीज़ें उठाई जाती हैं, फिर इन पर वीलॉग्स किए जाते हैं और कीचड़ उछाला जाता है। तो अब वो मामला जो है वो तौहीन अदालत का चल रहा था और वहाँ पर 3 रुकनी बेंच
इसको सुन रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कुछ डाटा ला के वहाँ पर पेश किया गया। लेकिन वो जो डाटा लाकर पेश किया गया उनमें बंदों की चेहरे ही नहीं पहचाने जाते, ऐसे चेहरे हैं जो नादरा के अंदर पहचाने नहीं जाते। और जो पहचाने गए 5 बंदे, उनके बारे में हमें से कोई जानता ही नहीं। यानी इस्माइल कासिम कौन है, सैयद फैज़ान राफ़ी कौन है, मोहम्मद सईद अख्तर कौन है, सानुल्लाह कौन है, फहमीदा यूसुफजई कौन है, ये इन लोगों के बारे में तो हम जानते ही नहीं है ये कौन लोग हैं। और जिन लोगों के बारे में हम जानते हैं, जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, जिन लोगों ने ये कारनामा किया था, एक्चुअली उनके नाम यहाँ पे शामिल ही नहीं है। और इसके ऊपर सहाफ़ियों ने बहुत आवाज़ भी उठाई कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी नेगेटिव तरीके से इस कैंपेन को लॉन्च कर रहे थे, इसको चला रहे थे, इसको लीड कर रहे थे। उन लोगों के बारे में FIA ने या हुकूमत ने जो इन्वेस्टिगेशंस किए उसमें कुछ नहीं किया। तो जस्टिस बाबर सत्तार का ज़ाती डाटा किसने लीक किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्विटर को या X को भी खत लिख दिया है और उनसे भी तफसीलात मांगी है कि इसके बारे में तफसीलात दी जाएं। नाज़रीन, महंगाई के बारे में एक वीलॉग मुझे करना है, लेकिन वो अलग से करूंगा, वक्त बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 धड़े बन गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, इस मामले को लेकर फजलुर रहमान साहब के बारे में एक धड़ा ये समझता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एंगेजमेंट वो कर रहे हैं इससे फ़ायदा हो रहा है, वो पॉलिटिकली रेलिवेंट हो रहे हैं और वो हुकूमत के साथ डील करने में बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं कि मैं PTI के साथ मिलकर एहतजाज पे निकल गया तो आपकी हुकूमत नहीं बचेगी, लिहाजा जो मैं मांगता हूं वो मुझे दिया जाए। एक एंगल ये है। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एंगल ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ खड़ा करने में कामयाब हो गए तो उसके बाद जो रियासत जिस फस्तायत से और जबर के साथ आकर अटैक करती है, शायद रियासत वैसा नहीं कर पाएगी। मेरे ख्याल में ये एक गलत फहमी है या एक खाम ख्याली है। देखिए, कुछ तो फ़ायदा होगा, ये बात ठीक है, कुछ फ़ायदा होगा, दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। फजलुर रहमान साहब की सियासत भी बचेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कुशन या एक थोड़ा सा कवर भी मिलेगा कि अब हम खुल के एहतजाज कर सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे साथ हैं, जिनमें एक काबिल ज़िक्र पॉलिटिकल पार्टी फजलुर रहमान साहब की भी है। लेकिन जो दूसरा एंगल है उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। PTI के अंदर ज़्यादातर लोगों का ये सोचना है कि फजलुर रहमान साहब धोखा देंगे और फजलुर रहमान साहब जो है वो पीठ में छुरा घोंप देंगे, क्योंकि वो जो स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे एक रिजेंटमेंट है कि फजलुर रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात ना किए जाएं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी तो बनाई हुई है और फजलुर रहमान साहब की भी जमात जो है वो कभी हाँ करती है, कभी ना करती है, और उनकी जानिब से भी जो है वो ऐसा ही गुमगू का सिलसिला चल रहा है, कन्फ्यूजन है एक। तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये दोनों इकट्ठे बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, क्योंकि यही फजलुर रहमान साहब जिनको PTI इस बात पे कायल नहीं कर सकी कि जनाब मखसूस नशिस्तों वाले केस में तो आप हमारा साथ दीजिए, वहाँ पे तो हम हक के ऊपर हैं, तो वहाँ जाके फजलुर रहमान साहब इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो गए कि नहीं जी, इनकी मखसूस नशिस्तों में मुझे हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये माले गनीमत है, चोरी का माल है, डकैती का माल है, इसमें मैंने अपना हिस्सा लेना है। तो वहाँ पर जाके उनका मौक़िफ़ कुछ और था। तो यहाँ से भी PTI के कुछ लोगों को थोड़ी इरिटेशन हुई है और उनको क्लैरिटी आई है कि फजलुर रहमान साहब वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि इनका आपस में क्या तय पाता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।